Hello my dear students, you are watching WS Academy and this is current affairs video, most important current affair from the Hindu newspaper जो हम डेली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक अनाउंसमेंट पहले मैं करती हूँ कि ऑन स्टूडेंट्स डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी स्टूडेंट्स की कि आप फिर से रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन कीजिए और बैच 2 स्टार्ट करना पड़ा हमें। तो वी आर स्टार्टिंग बैच 2 ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड केएस जिस क्रैश कोर्स और जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल एंड शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी WS अकेडमी की ऐप पे। तो उसका जो लास्ट डेट हमने रखा है अब 22 जून है फॉर सेकंड बैच ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड केस क्रैश कोर्स, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारी जो क्वेरीज आई थी फॉर जो JKSSB के पोस्ट आए हैं पटवारी पोस्ट, तो उसके लिए उर्दू उसमें है सिलेबस में, तो उसका लेक्चर सीरीज़ भी आज से स्टार्ट हो रहा है। हमारी यूट्यूब चैनल पे डेमो लेक्चर्स आपको मिलेंगे कंटिन्यूसली, तो आप जुड़ जाइए जिन्होंने ये फॉर्म्स फिलअप किए हैं। You just stay connected with our YouTube channel and WS Academy app. So I wish you all the best. Let's begin today's current affairs video. देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहली थी दैट इज़ ताइवान और चाइना के बीच में। ताइवान रिपोर्ट्स लार्जेस्ट इनकर्जन बाय चाइनीज़ फोर्सेस, ठीक है। 28 एयरक्राफ्ट एंटर द एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि आपको देखना है कि आपको पता ही है चाइना तो इंट्रूड करता रहता है, चाहे वो गलवान एरिया हो, चाहे वो हांगकांग में उनका इशू चल रहा हो, US के साथ इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में साउथ चाइना सी में उनका इशू चल रहा है, और वैसे ही आज ताइवान का न्यूज़ में आया है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए बेसिक कि चाइना और ताइवान है क्या, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं इसका। चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कब स्टार्ट हुआ? चाइना और ताइवान सेपरेट हुआ एक सिविल वार के दौरान इन 1949 में सिविल वार के दौरान क्या हुआ, ताइवान सेपरेट, चाइना सेपरेट हुआ। तो लेकिन चाइना जो है वो अभी भी कंसिडर करता है ताइवान को पार्ट ऑफ इट इज टेरिटरी, ठीक है। बट जो ताइवान के लीडर्स हैं दे से दैट ताइवान इज़ अ सोवरेन स्टेट, वो बोलते हैं कि हम किसी के अंडर नहीं हैं। जो ताइवान के लीडर्स हैं वो रिजेक्ट करते हैं जो ये स्टैंड है चाइना का। वो बोलते हैं कि जो ताइवान है वो एक सोवरेन स्टेट है। सोवरेन स्टेट मतलब होता है कि जो अपने जो डिसीजंस है स्टेट के, इंटरनल डिसीजंस है स्टेट के, वो खुद लें, कोई और नहीं कर सकता है उनको, ठीक है। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल जो उनकी रही कंडीशंस बहुत ज़्यादा, उसके बाद रिलेशन थोड़ा ठीक होने को हुई थी अराउंड 1980s। तो उसके बाद जो चाइना ने पुट किया था एक फार्मूला, उसको बोलते हैं 1 country 2 systems फार्मूला। 1 country 2 systems फार्मूला इज चाइनाज प्रिंसिपल फॉर ताइवान, ठीक है। Under which Taiwan would be given significant autonomy if it accepted Chinese reunification। तो इसके बाद चाइना बोलता है 1 country 1 system, ताइवान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इनको हम पूरी ऑटोनॉमी देंगे, इनको एक फ्रीडम थोड़ा सा देंगे अलग, अगर ये अपना कुछ सिस्टम रखना चाहते हैं, बट अंडर ओनली 1 country दैट इज़ रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1949 जब सिविल वॉर के दौरान ये सेपरेट हो गए ताइवान और चाइना। तो मैप पे भी हम देखेंगे। देखिए ताइवान ने ये ऑफ़र क्या किया, रिजेक्ट किया, बट गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रूल्स को रिलैक्स किया कि थोड़ा सा विजिट जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स है वो वहाँ कर सकते हैं और थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स का भी आपस में इनका चल सकता है, थोड़ा सा रिलैक्स किया गया था बीच में। और जो टॉक्स थे वो बहुत लिमिटेड थे और अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो करते थे। बट जो ताइवान जो लीडर्स थे वो जो इलेक्टिमेट बोलते थे, वो बोलते थे कि लीगल नहीं है इनका जो ये बोलते हैं चाइनीज़ स्टेटमेंट, तो उनको वो रिजेक्ट करते थे। तो उस वजह से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट वो बातचीत थी वो ज़्यादा हो नहीं पाई। और बोलते हैं कि जो ऑलरेडी आपको पता है जो चाइनीज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी लॉ इन हांगकांग, जो 2020 में हमने देखा नेशनल सिक्योरिटी लॉ चाइना ने लाया हांगकांग में, तो इन्होंने बोला कि ये एक साइन है कि जो चाइना है साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा असर्टिव बन रहा है उस एरिया में। तो ये उस हिसाब से भी देखा गया। तो अभी क्या आजकल न्यूज़ थी कि ये जो चाइना ने फिर से मूवमेंट स्टार्ट की है ताइवान में। देखिए ये चाइना है, मेनलैंड जो चाइना का ये है, और ये ताइवान है तापी जिसकी ये है कैपिटल है, एंड दिस इज साउथ चाइना सी, दिस होल एरिया इज साउथ चाइना सी। आ गया समझ? ये चाइना है, ये ताइवान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा अलग है, आइलैंड नेशन है, और यहाँ से साउथ चाइना सी है, ठीक।
उसके बाद नीडेड फुल डिस्क्लोजर ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स, द सुप्रीम कोर्ट सजेशन टू मैच द फॉलोइंग ऑन पॉलिटिकल डोनेशंस इज इम्प्रैक्टिकल इनकरेक्ट। एक एडिटोरियल आया था, एक न्यूज़ आया है इस पे कि इलेक्शन बॉन्ड्स पे, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्शन बॉन्ड क्या है, क्योंकि एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी अभी इलेक्शन बॉन्ड्स के रिलेटेड, इस स्कीम के रिलेटेड। इलेक्शन बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? डोनेशन करते हैं। किसको? पॉलिटिकल पार्टीज़ को। वी डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू इलेक्शन बॉन्ड्स। जो बॉन्ड इशू होते हैं वो 1000 रुपीज़ के होते हैं, 10,000 के होते हैं, लाख के होते हैं, 10 lakhs के होते हैं, 1 crore के होते हैं, ऐसे ही ये इंक्रीज़ होते हैं। तो इन नंबर्स के बॉन्ड्स होते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये अथोराइज़ किया गया है, यही इशू कर सकता है और एनकेश कर सकता है इन बॉन्ड्स को। और ये जब ये इशू होते हैं बॉन्ड्स, ये वैलिड होते हैं फॉर 15 days ओनली। ठीक। और ये रिडीम, जैसे हम इन बॉन्ड्स को कोई डोनेट करता है पैसे, तो वो किस अकाउंट में जा सकते हैं? वो पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्टर्ड अकाउंट में जा सकते हैं। और ये रजिस्टर्ड अकाउंट कौन सा होता है? जो इलेक्शन कमीशन के इस फॉर्म में इनने फिलअप किया होता है। ठीक है, तो उनके रजिस्टर्ड अकाउंट में चले जाते हैं पैसे। तो बॉन्ड, दीज बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर परचेज बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन नहीं ले सकता है, हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, या जो यहीं पे बिजनेस करता है, बहुत टाइम से यहीं पे है, या इंडिया का जो सिटीजन है, ये बॉन्ड परचेज कर सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days ईच मंथ। इन मंथ्स में 10 दिन के लिए हर मंथ में, एक तो जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है कब कब ये होगा। ठीक है। और एक इंडिविजुअल अगर इंडिविजुअली एक पर्सन अगर इंडिविजुअली लेना चाहेगा, वो सिंगली ले सकता है बॉन्ड, या किसी के साथ जॉइंट एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स भी एक बॉन्ड ले सकते हैं जॉइंटली। एक और ख़ास बात, डोनर जो डोनेट करता है पॉलिटिकल पार्टी को, उसका नाम मेंशन करके ही नहीं होता है बॉन्ड पे। बॉन्ड पे नहीं होता है डोनर का नाम मेंशन करके। और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसलिए आया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के रिलेटेड, क्योंकि जब देखा गया जो इस टाइम ये गवर्नमेंट थी, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, देखा गया सबसे ज़्यादा पैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के थ्रू उन्हीं को आया। और ये भी देखा गया जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जैसे हैदराबाद है, दिल्ली है, मुंबई है, वहाँ पे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इसलिए तो लगा था कि, और आपको पता है एनोनिमस है, एनोनिमस मतलब जो डोनर है उसका नाम नहीं आता है, तो ये भी बोला गया कि जो ये है कि इसमें वो डिवाइड हो जाएगा। इसमें भी एक डिवाइड हो रहा है हैव्स एंड हैव नॉट्स का, कि अगर पूरी कंट्री में स्कीम चल रही है, लेकिन कुछ एरिया से ही देखा गया, बड़ी बड़ी सिटी से ही देखा गया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हो रहे हैं और एक ही पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा आ रहे हैं पैसे, तो एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की। उसके बाद इन्फ्लेशन की बात हो गई। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन स्पर्स स्पाइक इन बॉन्ड यील्ड्स रुपी हिट्स 1 month लो। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब when there is gradual increase ऑफ प्राइस राइज, व्हेन देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज होता है प्राइसेस का, ये चीज़ों का, गुड्स का प्राइस या गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस राइज होता है। क्या होता है? प्राइस इंक्रीज जब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का विद पैसेज ऑफ टाइम, तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब महंगाई बढ़ती है चीज़ों की, ठीक है, जब और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम महंगाई बढ़ती है, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब देखिए बॉन्ड क्या होता है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पैसे बोरो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट अपने बॉन्ड निकालता है, गवर्नमेंट भी बॉन्ड निकालता है, वो लोगों को बॉन्ड देता है। जो बॉन्ड खरीदता है वो उसके बदले में पैसे देता है। क्यों देता है पैसे? क्योंकि इस बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट होता है। अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हो तो कल को जब वो आपको और आप उसको पैसे देते हो, और कल को उस बॉन्ड में लिखा होता है कितने पीरियड के लिए पैसे, और जब वो आपको कल पैसे वापस करेगा वो विद इंटरेस्ट करेगा। और जो बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट होता है उसको हम कूपन रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूपन रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय अ बॉन्ड इशूअर ऑन द बॉन्ड्स फेस वैल्यू। देखिए बॉन्ड क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे पैसे ले सकता है इंसान किसी से। और कौन लेता है? ये एक जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती है वही बॉन्ड इशू करते हैं, या गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है। और जब जो बॉन्ड खरीदता है वो बदले में क्या देता है? जितने पैसों का बॉन्ड, जितना फेस वैल्यू उसका होता है, जितने पैसों का बॉन्ड होगा उसको पैसे देता है। और फॉर एग्जाम्पल 3 साल तक पैसे देता है, या 1 साल तक पैसे देता है, ठीक है, 9 months तक पैसे देता है। 9 months के बाद अगर गवर्नमेंट जब उसको वापस पैसे करती है, वापस गवर्नमेंट खरीदती है वो बॉन्ड, वो उसको अलॉन्ग विद इंटरेस्ट देती है, और वो इंटरेस्ट जो है उसको हम कूपन रेट
रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूपन रेट। और जब हम यही कूपन रेट डिवाइडेड बाय जो बॉन्ड का आज का मार्केट वैल्यू होगा, मार्केट प्राइस होगा, इसको हम बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड यील्ड। यही जो कूपन रेट होती है, इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय जो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, उसको हम बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। और जब हमें लगेगा बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स बॉन्ड का वैल्यू कम हो गया है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब यील्ड कम होता है तो बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा होता है। तो यही यहाँ पे लिखिए, बॉन्ड यील्ड इज द रिटर्न एन इन्वेस्टर रियलाइजेज ऑन अ bond. The mathematical formula for calculating is the annual coupon rate divided by current market price of the bond. इस टाइम क्या मार्केट प्राइस है बॉन्ड का? कूपन रेट जो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड की है उसको हम डिवाइड करते हैं करंट मार्केट प्राइस क्या है बॉन्ड का, उससे हमें क्या मिलता है? बॉन्ड यील्ड। और बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम पैसे बोरो कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, और कल को वो पैसे हम वापस करते हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? जो हम बॉन्ड पे देते हैं उसको हम कूपन रेट बोलते हैं। ठीक। Effect of general movement of bond yields. Movements in yields depend on trends in interest rates. It can result in capital gains or losses for इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो इन्वेस्ट करता है उसको या तो फायदा मिलेगा या नुकसान हो जाएगा। कैसे? राइज, देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम देखा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपने इकोनॉमी में भी पढ़ा है, यहाँ पे बस आपका रिविजन हो रहा है, क्विक रिविजन। राइज इन बॉन्ड यील्ड्स इन द मार्केट विल ब्रिंग द प्राइस ऑफ बॉन्ड डाउन। अगर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होता है तो प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा? कम। A drop in bond yield will benefit the investor as the price of the bond will rise, generating capital gains. तो इससे क्या होता है? अगर बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगा? कम हो गया, बॉन्ड प्राइस, दैट मीन्स बॉन्ड प्राइस क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। इसका ये वैल्यू का, दैट मीन्स बॉन्ड का वैल्यू इस टाइम, अब जो इन्वेस्टर जिसने किया है, जिसने बॉन्ड खरीदा, अगर बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो गया, बॉन्ड का अपना प्राइस इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स उसको क्या लगता है? अगर मैंने पैसे कभी इन्वेस्ट किए हैं उसके बदले बॉन्ड खरीदा, दैट मीन्स अभी इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो उसकी से भी हाई रेट पे वो बेच सकता है। तो उसका मतलब क्या? उसने गेन किया। तो अगर अब बॉन्ड यील्ड हमें लग रहा है ज़्यादा है, दैट मीन्स ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड का जो प्राइस है वो कम होगा, तो फिर वो लूज करता है, जो इन्वेस्टर होता है उसका लॉस हो जाता है। ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, ये गूगल सर्च कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रीलिम्स में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। एम्ब्रेसिंग क्रिप्टो करेंसी, हमने परसों पढ़ा कि कैसे सल्वाडोर में उन्होंने लीगल टेंडर बनाया क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइंस को। तो इसलिए यहाँ पे एक जो न्यूज़ आई थी, एक आर्टिकल आया था कि जो फैक्ट है कि क्रिप्टो करेंसी को in fact cryptocurrency has no legal classification but it should not prohibit its use in India. अगर legal classification इसकी नहीं है, मगर अगर बाकी कंट्रीज़ की हम एग्जांपल लेंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये स्टार्ट हुआ है, तो हम बोल रहे हैं कि इंडिया में क्यों प्रोहिबिट किया जा रहा है। लेकिन इसके बदले हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। आज फिर से हम थोड़ा पढ़ेंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? एक एसेट होता है, ये डिजिटाइज्ड फॉर्म में होता है, ये मल्टीपल कंप्यूटर्स में शेयर नेटवर्क के थ्रू हम करते हैं। इसका जो नेचर है बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है। इसको कोई, जैसे आरबीआई होता है, जैसे कोई बैंक होता है जो रेगुलेट करता है, इसमें कोई बैंक रेगुलेट नहीं करता है, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है। और जो क्रिप्टो करेंसी है ये खुद एक एनक्रिप्टिंग टेक्निक्स जो सिक्योर नेटवर्क से यूज़ की जाती है, तो उससे निकला है। दैट इट इज़ अ डिजिटल करेंसी, इट इज़ नॉट कि आप फिजिकल फॉर्म में नोट्स मिलेंगे आपको। इट्स अ डिजिटल करेंसी जो डिजिटली हम डेवलप करते हैं, और उसके बाद एक शेयर नेटवर्क पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मैंने आपको पढ़ाया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है, और ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, इसमें कोई बैंक नहीं है जो रेगुलेट करेगा। और इसमें कुछ कैटेगरी मैंने आपको दी यहाँ पे कि कैसे क्या फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स है। यही रिक्वायरमेंट है कि जिस सिस्टम पे ये बनाएंगे वहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। ये मेंटेन किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स के थ्रू। इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है, इन नेटवर्क्स में, इन कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड किया जाता है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी यूनिट्स का, और कौन उसका ओन करता है ये बस रिकॉर्ड किया जाता है। तो और वो सिस्टम डिसाइड करता है कि न्यू यूनिट्स क्रिएट होंगे कि नहीं। मैंने आपको एक और टर्म पढ़ाया था, कार्बन फुटप्रिंट। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इन क्रिप्टो करेंसीज को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। और सल्वाडोर ने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, हम वॉल्केनो जो एनर्जी है, वॉल्केनो से जो निकलती है, हम रिन्यूएबल बेसिस पे इसका जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करेंगे। तभी उन्होंने उसको लीगल टेंडर बनाया। अगर आपने नहीं पढ़ा, प्रीवियस जो द हिंदू का करंट अफेयर का न्यूज़ हमने दिया है वीडियो, वो आप चेक कर लीजिए। और इसमें क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है, बहुत ही सिक्योर, और उसमें वो पता नहीं चलता है, ये बहुत वो उसमें कीज़ होती हैं।
ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी इसमें यूज़ होती है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है और ये डिजिटल एसेट होता है, ये डिजिटल करेंसी होती है जो डिजिटली हम हेल्ड कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और अभी ये इंडिया में नहीं चल रहा है एज अ लीगल टेंडर, बट सेल्वाडोर ने इसको शुरू किया है एज अ लीगल टेंडर करेंसी। इस पर हमने इन डिटेल बात की थी लास्ट इसमें। FCI राइस टू बी यूज्ड फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। अब देखिए जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो उसका राइस होता है, कभी कभी क्या होता है गोडाउन इतने बड़े बड़े हुए होते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है राइस। तो उसको अगर हम फेंकेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगा, उससे बेटर है कि उसको किसी जो फ्यूल है, फ्यूल यूज़ में प्रोडक्शन में लाएँ। तो आपको पता होना चाहिए कि इथेनॉल होता क्या है, इसकी प्रोडक्शन कैसी होती है। देखिए इथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन, मेज, व्हीट और एटासिटॉल, राइस से भी, जिसका स्टार्च कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उससे इथेनॉल बनता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है वो शुगर केन मोलिसिस से होता है, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से। ठीक है, जैसे आपको पता है गन्ना उगाते हैं, शुगर केन कहाँ पे, यूपी में, महाराष्ट्र में गन्ना उगता है ज़्यादा, तो फिर उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है उससे क्या बनाते हैं हम, इथेनॉल। इंडिया में ज़्यादा शुगर केन से ही बनाते हैं। और इथेनॉल को क्या करते हैं, गैसोलीन के साथ मिक्स करते हैं, फिर डिफरेंट ब्लेंड्स बनाते हैं। आपको पता है, हम आगे पढ़ेंगे कि इथेनॉल को पेट्रोल के साथ क्यों ब्लेंड करते हैं। जो इथेनॉल मॉलिक्यूल होता है उसमें ऑक्सीजन होता है और ये हेल्प करता है इंजन्स को कम्प्लीटली वो फ्यूल को बर्न करे। आपको बात आई समझ, जब भी इंजन्स में ये इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल होता है, इथेनॉल में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन ही कंबशन के काम आता है, तो ये फ्यूल को क्या हेल्प करता है, कंप्लीट बर्न करे। और उससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, फ्यूल भी ज़्यादा नहीं लगता है और पोल्यूटेंट्स भी कम होते हैं, रिजल्टिंग इन फ्यूअर एमिशंस एंड देयरबाय रिड्यूसिंग द ऑकरेंस ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इससे क्या होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होता है। सिंस इथेनॉल जो है ये प्लांट से प्रोड्यूस होता है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, हार्वेस्ट पावर ऑफ सन, तो इथेनॉल को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ रिन्यूएबल फ्यूल। हमने बोला कि हम कैसे शुगर केन बाई प्रोडक्ट्स से, मेज से, व्हीट से, राइस से इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो प्लांट्स है वो सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी हार्नेस करते हैं, तो हम बोल सकते हैं इसको ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है। और इथेनॉल में ऑक्सीजन होता है, ये फ्यूल को पूरा कंबशन करने में मदद देता है और इस वजह से हमारा एयर पोल्यूशन भी कम होता है। देखिए NCRTC प्लान्स टू हार्नेस ब्लेंडेड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर RRTS प्रोजेक्ट। जो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, उसमें क्या है, दिल्ली का, उसने बोला है कि हम जो ब्लेंडेड रिन्यूएबल एनर्जी है वही यूज़ करेंगे। तो उसमें हमारा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की हम बात करेंगे, वो क्या होता है। देखिए इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया जनवरी 2003 में। कब, 2003 में ये प्रोग्राम आया इंडिया में, एक ये स्कीम इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है सीक्स टू अचीव ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल विद पेट्रोल। इसका मतलब है कि हम इथेनॉल को मिलाएंगे पेट्रोल के साथ विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग क्या, एक तो पोल्यूशन दूर करेंगे, दूसरा कंजर्विंग फॉरेन एक्सचेंज। कैसे फॉरेन एक्सचेंज कंजर्व होगा, जब हम अपना होममेड इथेनॉल ब्लेंड करेंगे पेट्रोल के साथ, तो हमें ज़्यादा क्रूड ऑयल बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा और हमें क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। जब इम्पोर्ट कम हो जाएगा तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स बच जाएंगे, हमें पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो और उससे क्या होगा, इंक्रीज इन वैल्यू एडिशन इन शुगर इंडस्ट्री। देखिए मैंने बोला इंडिया में ज़्यादातर शुगर केन मोलिसिस से इथेनॉल बनता है, उससे ज़्यादा डिमांड हो जाएगी शुगर केन मोलिस की, और जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उससे अल्टीमेटली फ़ायदा किन का होगा, फार्मर्स का। इसका मतलब है फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, फॉरेन रिजर्व क्या बच जाएंगे। देखिए ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये इसको याद रख लीजिए, फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक, फॉरेन जो रिज़र्व है पैसों का वो बच जाएगा, वो भी ज़्यादा ही रहेगा, इससे पोल्यूशन कम होगा, ठीक, और इससे क्या होगा, फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी और इससे क्या होगा, इससे फार्मर्स को भी फ़ायदा मिलेगा, इससे शुगर मिल्स को भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इतने सारे फ़ायदे होंगे। एनवायरमेंटल इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ऑयल मेकिंग कंपनीज आर टू प्रोक्योर इथेनॉल फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज एट रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने फिक्स करी है प्राइसेस, जो ये डोमेस्टिक कंपनी से इथेनॉल, जो सोर्सेज से इथेनॉल लेते हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली एक्सटेंडेड द एम्बेड ऑफ द प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट द फ्यूल फ्रॉम सरप्लस क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स सच एज मेज, जवार, बाजरा, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट विच वॉज लिमिटेड ओनली टू शुगर केन प्रीवियसली। बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अलाउ किया है कि आप बाकी से जो बाकी चीज़ों से भी फूड ग्रेन्स अगर भी होंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा सरप्लस फूड ग्रेन्स होंगे, उससे भी बना हुआ इथेनॉल आप यूज़ कर सकते हैं। पहले सिर्फ ये हमारा
एलो कहाँ तक था, शुगर केन तक, लेकिन अब हम मेल से बना हुआ, जवाहर से, बाजरा फ्रूट से या वेजिटेबल वेस्ट जो होता है उससे बना हुआ इथेनॉल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। एंड ये आप न्यूज़पेपर पढ़ लिया करें, बट अगर आप स्किप होता है न्यूज़पेपर बस फिर बेटर है कि ये वीडियो एटलीस्ट देखो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 मिनट्स का होता है, तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।